इन आवर अकाउंटिंग सिस्टम हमने देखा है कि कैपिटल इज इक्वल टू, अगर आप बैलेंस शीट देखते हो तो उसमें क्या होता है, कैपिटल इज इक्वल टू बिजनेस असेट्स माइनस बिजनेस लायबिलिटीज। यानी कि कैपिटल का अंदर जो फिगर होगा वो एग्जैक्टली असेट माइनस लायबिलिटी होगा। अगर आप बैलेंस शीट देखते हो तो एक साइड में हम असेट साइड बनाते हैं और दूसरी साइड में लायबिलिटी साइड होती है। तो लायबिलिटी में हम कैपिटल एज वेल एज जितनी भी लायबिलिटीज होती है उन्हें कवर करते हैं, ठीक है। अब ड्राइंग्स ड्राइंग्स हम सब जानते हैं कि क्या होता है। जैसे कोई पार्टनर या कैपिटल, अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेके आता है बिजनेस में, कोई इन्वेस्ट करता है तो हम उसे कैपिटल के उसमें लेते हैं, ऐड करते हैं। बट अगर कोई पार्टनर या ओनर अपने बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करता है या कोई गुड्स लेके जाता है तो जो वो उठाता है, जिससे बिजनेस के पास से उतना पैसा कम हो जाता है, तो बिजनेस की लायबिलिटी उतनी कम हो जाती है ओनर को देने के लिए या पार्टनर को देने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है। अगर ओनर ने, बिजनेस पार्टनर ने या जिसने भी कंपनी फॉर्म की है या बिजनेस सेटअप किया है, वो अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो बिजनेस को कल को उतना पैसा अपने ओनर को देना है, तो वो कैपिटल के उसमें जाता है। बट अगर वो उसी में से पैसा उठाता है तो लायबिलिटी उतनी कम हो जाती है बिजनेस की अपने ओनर को देने के लिए, तो वो ड्राइंग्स की कैटेगरी में आता है। सेम वैसे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स कौन होता है, जिनको हमने क्रेडिट पे टर्म्स पे गुड्स सेल आउट की है और जिन्होंने इमिडिएट पेमेंट नहीं करके मे बी आफ्टर 30 डेज, 40 डेज, 45 डेज के बाद पेमेंट करने वाले होते हैं, वो डेटर से। डेटर से हमें पैसा आने वाला है, ठीक है। अगर पैसा आ जाता है तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। बट अगर सपोज कोई पेमेंट आता नहीं है, तो अगर कोई अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर देता है तो ऐसे केस में हमारे लिए वो लॉस हो जाता है, जिसको हम बैड डेब्ट्स में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो डेटर्स जिनसे हमने जिनको गुड्स उधार पे बेचा है, जिनको हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल किया है और जिनसे हमें पैसा आने वाला है, तो ये हमारे एसेट का पार्ट हो जाता है। बैलेंस शीट में हम उसे एसेट साइड लिखते हैं, ठीक है, डेटर्स। सेम वैसे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स यानी हमने किसी से उधार पे गुड्स खरीदा है, यानी कि क्रेडिट पीरियड पे हमने गुड्स परचेज किया है, परचेज कर दिया, तो अब मैंने पेमेंट तो रिलीज नहीं किया है, मे बी आफ्टर 30 और 45 डेज के बाद मैं पेमेंट करूंगा, तो वो मेरे लिए लायबिलिटी हो जाएगी। इसीलिए क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड खड़े होते हैं। बट ये शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, इसलिए करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी में होता है। क्रेडिटर्स है तो करंट लायबिलिटी में, डेटर्स है तो करंट एसेट्स में लिखे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक्सपेंडिचर के अंदर भी जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप लॉन्ग पीरियड के लिए करता हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी किया था, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कब होता है, जैसे कि मैंने आपके साथ फर्स्ट ट्रांजेक्शन करने जा रहा हूँ, इमिडिएटली उसी टाइम पे, जैसे कोई गुड्स मैं आपको 105 रुपीज़ में बेच रहा हूँ, आपने बोला कि नहीं मैं तो इसके 100 रुपीज़ ही दूंगा, तो मैंने बोला ठीक है, इंस्टेंटली 5 रुपीज़ मैंने तभी के तभी ट्रेड डिस्काउंट आपको दे दिया। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आती है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगी, कोई इंपैक्ट नहीं होती है, तो ट्रांजेक्शन 100 रुपीज़ पे ही बुक होगा, तो वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। एंड दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कभी कभी हम प्रॉम्प्ट पेमेंट के चक्कर में हम सामने वाले पार्टी को कैश डिस्काउंट ऑफर करते हैं, या तो हम किसी को पेमेंट रिलीज कर रहे हैं उसकी ड्यू डेट से पहले, तो वो हमें कैश डिस्काउंट देता है। ये जनरली प्रॉम्प्ट पेमेंट के केस में देखा जाता है, ठीक है। अब सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट वाली टर्म, सॉल्वेंट टर्म क्या होती है एंड इंसॉल्वेंट क्या होती है। सॉल्वेंट मीन्स जो पार्टी जो अपने एसेट सेल आउट करके भी अपनी लाइबिलिटी पे कर सकता है और उसके बाद भी वो प्रॉफिटेबल उसमें है, तो वो हो जाता है सॉल्वेंट पार्टी। जिसके पास इतने एसेट्स है जिनको वो सेल आउट करके अपनी लाइबिलिटी पे कर सकता है, वो होते हैं सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन होता है, इंसॉल्वेंट वो होता है जिनकी लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन देयर असेट्स। असेट कम है और लाइबिलिटी ज्यादा है, तो वो अपने एसेट बेच के भी लाइबिलिटी पे नहीं कर सकते, ऐसी पार्टी को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद में अकाउंटिंग ईयर हम सब जानते हैं, हमारे इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च लिया जाता है, कुछ कुछ जगह पर 1 जन से 31 दिसंबर लिया जाता है। ऐसे पूरे 12 महीने का जो ट्रांजेक्शन होता है वो एक अकाउंटिंग ईयर माना जाता है। इसके अलावा फिक्स असेट्स, करंट असेट्स एंड टेंजिबल एंड इंटेंजिबल्स क्या होता है। फिक्स असेट्स क्या होता है, ये तो हमने देखा था असेट्स की कैटेगरी में, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स एंड फिक्टिशियस असेट्स। फिक्स एसेट्स हम सारे जानते हैं, जिनका ड्यूरेशन, जिसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज़्यादा मिलने वाला है, फॉर अ मोर देन 1 ईयर, तो वो मेरे सारे फिक्स एसेट्स होंगे।
जिसका बेनिफिट मुझे विद इन अ ईयर तक ही मिलने वाला है, वो सारे मेरे करंट एसेट्स होंगे। जो चीज़ें मुझे दिखती है, जिन्हें मैं टच कर सकता हूँ, जिन्हें मैं फील कर सकता हूँ, वो मेरे सारे टेंजिबल एसेट्स हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, जिन्हें मैं देख सकता हूँ, जिन्हें मैं फील कर सकता हूँ, जिन्हें मैं यूज़ कर सकता हूँ, जो मेरे गुड्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए यूज़ में भी आता है। इंटेंजिबल एसेट्स में वो आएंगे जो आपको दिखाई नहीं देते, बट मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो उनकी वैल्यूएशन होती है। आपकी गुडविल है, रॉयल्टी, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स आते हैं। एंड फिक्टिशियस एसेट्स जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बट फिर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन्हें कहीं कहीं पे दिखाना होता है, तो वो सारे फिक्टिशियस एसेट्स हैं। ठीक है। अब लाइबिलिटी में क्या होता है, जस्ट मोमेंट, लाइबिलिटी में हमारे पास कौन सी है, सेम वे से जैसे फिक्स एसेट्स थे वैसे ही लाइबिलिटी में भी फिक्स लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी एंड नेटवर्थ। फिक्स लाइबिलिटी यानी कि जिसको मुझे 1 साल से ज़्यादा का पीरियड मिलता है पेमेंट के लिए। जैसे आप इंडिविजुअल लेवल पे आप होम लोन्स देख लो, है ना, 20 साल का पीरियड मिलता है आपको, तो वो मेरे लिए लॉन्ग पीरियड लाइबिलिटी होती है। वैसे ही वो फिक्स लाइबिलिटी है। दूसरी होती है करंट लाइबिलिटी, विद इन अ ईयर आप उसे पे कर देते हो। एंड नेटवर्थ यानी कैपिटल के टर्म्स में माना जाता है। सी नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या दिया, मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स शोन इन द बैलेंस शीट माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। नेटवर्थ को कैसे बताया, जो भी मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट शोन इन द बैलेंस शीट है उसको करंट लाइबिलिटी से लेस कर देना है, दैट इज कॉल्ड माय नेटवर्थ। कंटिंजेंट लाइबिलिटी यानी कि द कंटिंजेंट लाइबिलिटी आर द लाइबिलिटी हुज अकरेंस डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट्स विच मे और मे नॉट टेक प्लेस। कंटिंजेंट यानी कि जो मेरा कोई केस चल रहा है जिसका डिसीजन में भी मेरे फेवर में आए तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा, बट अगर मेरी फेवर में ना आया तो हो सकता है मुझे बहुत बड़ी पेनल्टी भी बेयर करनी पड़ सके। मे बी अगर ओन बिजनेस के टर्म में बोलूँ तो वो बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, पर वो उसके हैपनिंग पे है, वो उसके डिसीजन पे है कि वो मेरे फेवर में आएगा या मेरी फेवर में नहीं आएगा। अगर मेरी फेवर में आया तो मेरे लिए बेनिफिट है, पर अगर मेरी फेवर में नहीं आया तो मैंने तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया होगा, तो कैसे इम्पैक्ट लूँ मैं उसकी, इतने बड़े अमाउंट को मैं एक साथ बैलेंस शीट में कैसे दिखा सकता हूँ। सो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम नोट्स टू अकाउंट्स में डालते हैं, यानी कि बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स होती है, उसके अंदर मैं जितने भी मेरे करंट कंटिंजेंट लाइबिलिटी है उनको मैं मेंशन करता हूँ कि ये फ्यूचर में हो सकता है, होगा ज़रूरी नहीं बट हो सकता है। ठीक है। थैंक यू।